हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय। इन दो टॉपिक का नाम सुनते ही बच्चों में डर आ जाता है, वो डरने लगते हैं कि ये कौन सा टॉपिक आ गया। तो आज हम लोगों को इसी डर को भगाना है। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहना है। रिजल्ट खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र है कुछ इस तरीके से। इस पे हमने एक काल्पनिक पृष्ठ बना लिया। तो अभी हम लोग देख सकते हैं इस पृष्ठ से होके कितनी बल रेखाएं पास कर रही है। 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 बल रेखाएं इस पृष्ठ से होके पास कर रही हैं। तो क्या हमेशा इतनी बल रेखाएं इस वाले क्षेत्रफल के पृष्ठ से पास करेंगी? नहीं। अगर हम इस पृष्ठ को घुमाते जाएं, कुछ इस तरीके से इसको घुमा दें, तो हम देख सकते हैं कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, केवल 2 गुजर रही हैं। और घुमा दें इस तरीके से, तो अब कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं? 0 गुजर रही हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। पहले हमने पृष्ठ ऐसे रखा है, तो अभी सारी की सारी बल रेखाएं इससे होकर गुजर रही हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पृष्ठ को धीरे धीरे घुमा रहे हैं। और जब ये पृष्ठ हमारा इस तरीके से हो गया वैद्युत क्षेत्र के समांतर, तब इससे होके गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या हो गई? 0 हो गई। तो किसी पृष्ठ से होके कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, वो केवल उसके एरिया पे ही निर्भर नहीं कर रहा है, वो एरिया के साथ साथ इस बात पे भी निर्भर कर रहा है कि वो वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने अंश के कोण पे रखी गई है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से होके कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसकी संख्या को बताने के लिए ही एक भौतिक राशि बनाई गई, जिसको नाम दिया गया विद्युत फ्लक्स। तो बात आई समझे, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स हमको क्या बताता है? विद्युत फ्लक्स हमको बताता है विद्युत बल रेखाओं की संख्या। मतलब अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में हम कोई पृष्ठ एक मान ले, तो उस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, वही हमको क्या बताएगा? विद्युत फ्लक्स बताएगा। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली सभी विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में? एक बार फिर से समझते हैं। विद्युत फ्लक्स हमको क्या बताता है? विद्युत फ्लक्स बताता है हमको बल रेखाओं की संख्या। मतलब अगर हम किसी पृष्ठ को, काल्पनिक ही है, काल्पनिक पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, तो उससे होके कितनी बल रेखाएं पास कर रही हैं, वही क्या है? विद्युत फ्लक्स है। तो इसकी परिभाषा हम किस तरीके से लिखेंगे? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही कहते हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक, तो ये तो था हमारा परिभाषा। अब आते हैं मुद्दे पे कि इसको निकाला कैसे जाता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल है a। ठीक है, हमने एक पृष्ठ बना लिया और इसका क्षेत्रफल कितना है? a है। तो हमको अब इसका किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है ये, हमको क्या करना है? हमको इसका विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसके एक छोटे से भाग के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो हम इस पूरे पृष्ठ में से एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उस छोटे टुकड़े का क्षेत्रफल हम कितना मान लेते हैं? dA मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इस पृष्ठ से होके जो वैद्युत क्षेत्र जा रहा है उसका मान क्या है? E है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या है? E वेक्टर, इस पृष्ठ से होके जाने वाला। तो हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींचेंगे।
इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, ये जो रेखा है वो इस वाले पृष्ठ के लंबवत है। तो ये जो लंबवत रेखा खींची गई है इसको बोला जाता है क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, प्रदर्शित किससे करेंगे क्षेत्रफल सदिश को, ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ए होता है एरिया क्षेत्रफल, उसके ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया तो ये क्या हो गया, एक सदिश बन गया। तो ये हमारा जो अभिलंबवत रेखा खींची गई है ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। तो अगर ये सदिश है तो इसके पास दो चीजें होंगी, एक होगा परिमाण और एक होगा दिशा। तो इस क्षेत्रफल सदिश का परिमाण क्या होगा, तो इस क्षेत्रफल सदिश का परिमाण होगा जिस क्षेत्रफल के लिए हमने ये लंबवत रेखा खींची है। तो किस क्षेत्रफल के लिए खींची है, डी ए के लिए। तो परिमाण क्या हो गया, डी ए हो गया। और दिशा क्या होगी, तो इस पृष्ठ के हमने लंबवत रेखा खींची है तो इसका दिशा होगा क्या, जो डी ए पृष्ठ है उसके लंबवत। आई बात समझ में। हमने क्या किया, हमको इस पूरे पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना था, ये किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो हमने क्या कहा कि हो सकता है हर पृष्ठ का मान अलग अलग हो वैद्युत फ्लक्स के लिए, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले एक छोटे से भाग के लिए निकाल ले रहे हैं। उस छोटे से भाग के क्षेत्रफल को हमने क्या मान लिया है, डी ए मान लिया है। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया इस डायरेक्शन में है ई, और इस क्षेत्रफल के लंबवत हमने एक रेखा खींची और हम बोले इस क्षेत्रफल के जो लंबवत रेखा खींची गई है वो इसके क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित कर रहा है। क्षेत्रफल सदिश में क्या क्या होगा, तो परिमाण होगा और दिशा होगा। परिमाण किसके बराबर है, परिमाण है इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक, और दिशा क्या है, तो दिशा क्या है, इस पृष्ठ के लंबवत। आई बात समझ में। तो मान लेते इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो इसके लिए इस पृष्ठ के लिए जो फ्लक्स बताया गया डी फाई वो बराबर होता है डी ए ई कॉस थीटा। ठीक है, चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। दोनों में कोई अंतर नहीं, यहाँ पे ई को बाद में लिखा गया, यहाँ पे ई को पहले लिखा गया। ठीक है, तो हमने अभी अभी क्या किया यहाँ पे, हमको पूरे पृष्ठ के लिए निकालना था। तो हमने क्या किया, पहले हमने एक छोटा सा इसका टुकड़ा काटा, उस टुकड़े के लिए फ्लक्स हमने निकाला है। कैसे निकाला है, तो हमने इसका एक क्षेत्रफल सदिश पहले बनाया। क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, तो इस पृष्ठ के लंबवत रेखा खींचेंगे और उसका परिमाण किसके बराबर होगा, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तब यदि इस क्षेत्रफल सदिश के साथ हमारा वैद्युत क्षेत्र कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, तो इसके लिए इस छोटे से डीए के लिए जो फ्लक्स होगा डी फाई वो किसके बराबर होगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब अगर आपको याद हो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब ई डी ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आई बात समझ में। ये क्या था, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे ई डी ए कॉस थीटा था, तो हम बोले इसी की तरह हम इसको कितना लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, तो हमको डी फाई पता चल गया। अब हमको पता है ऐसे ही छोटे छोटे यहां कई पृष्ठ होंगे, तो अगर हमको टोटल फ्लक्स निकालना है तो हमको इन छोटे छोटे भागों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। और जब हम जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। मतलब अगर हमको इस पूरे पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालना है फाई, तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे डी फाई। तो समाकलन करेंगे तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है,
समाकलन कौन सा कर रहे हैं, तो हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो पृष्ठीय समाकलन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। जो एस हमको ये बताता है कि हम इसका कौन सा समाकलन कर रहे हैं, पृष्ठीय समाकलन कर रहे हैं। तो ये होगा फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला। तो यहां तक पहले आप लोग नोट कर लीजिए, तब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? हमने पहले एक छोटे से भाग का फ्लक्स निकाला, फिर पूरे के फ्लक्स को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है उन छोटे छोटे भागों को। तो जोड़ने का काम कौन करता है, समाकलन करता है। तो हमने यहाँ पे समाकलन कर दिया, तो हमको टोटल फ्लक्स पता चल गया। अब मान लेते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो कैसा वैद्युत क्षेत्र है, एक समान है। ठीक है, हमारा वैद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ए वेक्टर को बाहर निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या, केवल डी ए वेक्टर का समाकलन बचेगा। मतलब हम क्षेत्रफल को जोड़ने का काम करेंगे। तो अगर हम इन छोटे छोटे क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो हमको ये पूरा क्षेत्रफल ही तो मिलेगा। तो अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो हम फाई बराबर लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, देखिए फिर से हमको ये रिजल्ट समझ में आया। अब हमने क्या मान लिया कि ई क्या है, कांस्टेंट है, ई के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हम समाकलन से बाहर लिख सकते हैं। तो समाकलन के अंदर क्या बचेगा, डी ए वेक्टर बचेगा। मतलब अगर हम छोटे छोटे क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो हमको ये पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि इस पूरे का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हमने छोटे छोटे क्षेत्रफल को जोड़ा तो हमको ये पूरा क्षेत्रफल मिल गया। तो ये किसके बराबर हो गया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। या इसी को हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। तो ये हुआ मेन फॉर्मूला। इसमें जब हमने कंडीशन अप्लाई किया, वो कंडीशन क्या था कि हमारा वैद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है। तब फाई बराबर क्या निकल के आया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं ई ए कॉस थीटा। तो इतनी बातें नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए तो हमारे पास फ्लक्स निकल के क्या आया, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है। हमने फ्लक्स का परिभाषा देखा। फ्लक्स का परिभाषा क्या था विद्युत फ्लक्स का, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। निकालने के लिए हमने दो फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा और फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग इसका मात्रक और विमा निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कॉस थीटा का तो कोई मात्रक होता नहीं है, ई और ए का मात्रक होता है। तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के हम लोगों ने दो मात्रक पढ़े थे। एक तो हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन प्रति कूलाम, और इसका एक दूसरा मात्रक हम लोगों ने पढ़ा था वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब इसमें क्षेत्रफल के मात्रक के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। वैसे यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक मीटर से कट जाएगा। तो फ्लक्स के दो मात्रक हमारे पास बनेंगे। पहला मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक, इससे बना है। और दूसरा मात्रक किससे बना है, नीचे वाले से, कितना, वोल्ट मीटर। ठीक है, हमने दो मात्रक बनाए, किससे बनाए, इस वाले फॉर्मूले से बनाया है। हमने ई के दो मात्रक पढ़े थे, एक पढ़ा था न्यूटन प्रति कूलाम और दूसरा पढ़ा था वोल्ट प्रति मीटर।
जब इसमें क्षेत्रफल से यहाँ पे गुणा किया तो हमको क्या मिला, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और इस वाले में जब हमने क्षेत्रफल के मात्रक से गुणा किया तो हमको क्या मिल गया, वोल्ट मीटर। ठीक, ये तो हो गया मात्रक। अब यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो हमने वेक्टर में पढ़ रखा कि जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है, अदिश होता है। इसका मतलब जो वैद्युत फ्लक्स है वो कैसी भौतिक राशि है, अदिश राशि। मतलब यहाँ केवल परिमाण होगा, यहाँ पे दिशा नहीं होगा। विमा देखते हैं, तो जो फाई का विमा है वो किसके किसके विमा पे डिपेंड कर रहा है, ई के विमा पे और ए के विमा पे। तो ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमको विमा ई का नहीं याद है तो हम ई को क्या लिख सकते हैं, एफ बटे क्यू गुणे क्या है, ए। तो बल की जगह बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। आवेश की विमा, आवेश हमको पता है Q बराबर I इंटू टी। तो विद्युत धारा का विमा होता है A और समय का मात्रक विमा होता है T। तो यहाँ पे क्या हो गया, A T। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का विमा क्या होता है, L का स्क्वायर। तो देखते हैं क्या होगा, आप देखिए M L के पावर 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 1 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 3 हो गया। ये t जब ऊपर जाएगा तो यहाँ +1 है तो वो माइनस में होगा, तो यहाँ t के पावर क्या हो जाएगा, -3। और ये a जब ऊपर जाएगा तो a के पावर -1। तो इसका विमा क्या हो जाएगा, MLQ t - 3a इनवर्स। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमसे परिभाषा पूछा जाता है तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, परिभाषा हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब चूंकि ये अदिश गुणनफल है, इसका मतलब जो फ्लक्स होना चाहिए वो कैसी भौतिक राशि होगी, अदिश राशि होगी। मात्रक इसके न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर, दोनों मात्रक याद होना चाहिए। हो सकता है ऑप्शन में दोनों मात्रक दिया रहे तो हमको दोनों मात्रक याद रखना है। फिर हमारा विमा MLQ t - 3a इनवर्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन दोनों फॉर्मूले को और डिटेल में समझते हैं। हमने बोला ये हमारा पृष्ठ है, ठीक, जिसका क्षेत्रफल कितना है, a है। इसके हमने एक क्षेत्रफल सदिश खींचा तो लंबवत खींचते हैं, तो ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश, जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं a वेक्टर से। ठीक है, ए वेक्टर का परिमाण किसके बराबर होगा, इसके परिमाण के बराबर होगा, और इसकी दिशा कैसे होगी, इस पृष्ठ के लंबवत। मतलब देखिए ये पृष्ठ कुछ इस तरीके से रखा गया, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, इसके लंबवत ऊपर की तरफ, जिस डायरेक्शन में मार्कर है ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये होगा ए वेक्टर होगा। तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल सदिश, और ये हमारा था वेक्टर ई। और अगर इनके बीच का कोण थीटा था तब हम फाई बराबर क्या लिख रहे हैं, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, या फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारा पृष्ठ है ऐसे, ठीक, और वेक्टर ई कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, मतलब जो ई है हमारा पृष्ठ लंबवत है किसके, वेक्टर ई के। तो अगर अब हमसे कोई पूछे कि फाई कितना हुआ, इसका क्षेत्रफल फिर से मान लेते हैं कितना है, ए है, तो हमसे कोई पूछे फाई कितना हुआ, तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो पृष्ठ क्या है, लंबवत है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, तो थीटा बराबर 90। और जैसे ही आपने ये लंबवत शब्द सुन के यहाँ पे थीटा बराबर 90 रखा, आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहीं पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं इस थीटा की वैल्यू रखने में। तो हमको सबसे पहले समझना है कि थीटा है क्या। तो हम क्या बता रहे हैं, थीटा किसके किसके बीच का कोण है, पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण नहीं है, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। तो देखिए ये जो 90 अंश है
ये किसके किसके बीच का कोण दिया गया है, ये पृष्ठ के और ये वैद्युत क्षेत्र के। तो हमको चाहिए किसके बीच का कोण, हमको वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक क्षेत्रफल सदिश बनाएंगे। तो क्षेत्रफल सदिश कैसे बनाते हैं हमको पता है, इस पृष्ठ के लंबवत बनाते हैं। तो इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो एक रेखा इधर, दूसरी रेखा भी इसके ऊपर, तब थीटा कितना होता है, 0 अंश होता है। तो यहाँ पे थीटा 90 अंश नहीं होगा, यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0 अंश। तब फाई बराबर किसके बराबर आएगा, फाई ई ए। आई बात समझ में। तो अगर पृष्ठ हमारा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो हमारा क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा। और अगर क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। और जब थीटा 0 होगा तो फ्लक्स का मान अधिकतम होगा और वो किसके बराबर होगा, E इंटू ए। नोट कर लीजिए इतनी बातें बहुत ही आराम से। थीटा के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, पहले थीटा हमको दिमाग में बैठा लेना कि थीटा होता क्या है। तो थीटा किनके बीच का कोण है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। तो हमको जब भी थीटा रखना होगा हमको ये दो चीजें ढूंढनी पड़ेगी, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच का कोण दिया था, तो हम पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश खींचते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत खींचा जब हमने, तो ये दोनों एक ही दिशा में आ गए। इसका मतलब थीटा क्या हो गया, 0। तो ये याद रखना है सबको। अगर पृष्ठ लंबवत है वैद्युत क्षेत्र के तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा, तब थीटा का मान होगा 0 और फ्लक्स तब अधिकतम होगा। और उस अधिकतम मान का क्या मान हो जाएगा, ई ए, ठीक है। मतलब अगर हमारा कोई इस तरीके से पृष्ठ है और हर जगह वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, ई, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, हर जगह वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, ई है, और इसका क्षेत्रफल है ए। तब हम डायरेक्ट फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई इंटू ए, ठीक। नोट कर लीजिए इतना। चलिए तो अभी तो हमने देखा जब पृष्ठ लंबवत था, अब दूसरा देखते हैं जब हमारा पृष्ठ क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो। जैसे ये पृष्ठ है हमारा, तो वैद्युत क्षेत्र भी कैसे है, इस डायरेक्शन। मतलब ये हमारा पृष्ठ हो गया और ये हो गया वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर। तो अब जब पृष्ठ हमारा समांतर है ई वेक्टर के, तो हमको एंगल किसके किसके बीच का चाहिए, हमको ई और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल चाहिए। तो हमको सबसे पहले एक क्षेत्रफल सदिश खींचना होगा। तो इस तरीके से हमने एक क्षेत्रफल सदिश खींचा, इनके बीच का कोण कितना हुआ, 90 हुआ। मतलब जो क्षेत्रफल सदिश है वो अब वैद्युत क्षेत्र के क्या हो गया, लंबवत हो गया। तो अगर क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा क्या हो गया, 90 अंश। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा की जगह कॉस 90। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। तो फाई क्या हो गया, 0। फाई का मान क्या हो गया, 0। मतलब इस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स का मान क्या है, 0। मतलब इस स्थिति में कोई भी बल रेखा इस वाले पृष्ठ को काटते हुए नहीं जा रही। देखिए जब ऐसे था लंबवत तब ये बल रेखा इस पृष्ठ को काटते हुए जा रही थी दूसरी तरफ, लेकिन अगर हम समांतर रख दे रहे तो वो इस पृष्ठ को काटते हुए नहीं जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स हो गया 0 और वहां पे फ्लक्स कितना आया था, ई ए। तो हमको याद रखना है अगर पृष्ठ लंबवत है तो पृष्ठ लंबवत है या क्षेत्रफल सदिश समांतर है तो फाई ई ए याद कर लेना है। पृष्ठ लंबवत है तो अगर पृष्ठ लंबवत होगा तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, उसके समांतर होगा, तब फाई ई ए। अगर पृष्ठ हमारा वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत हो जाएगा, जिससे थीटा होगा 90 अंश और फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये याद रखना है, थीटा हमेशा हमको किनके बीच का कोण लेना है, ई और ए के बीच का। आई बात समझ में। चलिए एक दो सवाल करते हैं इस पे। हमसे बोला गया
कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो वैल्यू है वो है 20 न्यूटन प्रति कूलाम। हमसे बोला कि जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो है 2 मीटर स्क्वायर, और जो पृष्ठ है, पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। तो हमको क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है, फाई। ठीक, तो जब इस तरीके से वैल्यू दियो तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 2 कॉस थीटा बताएं आप लोग जल्दी से। थीटा कितना? 30, 30 अंश, 30 अंश लिखें तो 30 अंश अगर लिख दिए तो हमारा थीटा का मान क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो 30 अंश किसके साथ दिया गया है? पृष्ठ का ई के साथ। मतलब अगर ये हमारा पृष्ठ है और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है तो ये एंगल दिया गया है 30 अंश, और हमको ये एंगल होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए था क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच का कोण, तो ये पूरा होता है 90। तो अगर ये 30 है तो ये कितना लेना होगा? 60 अंश लेना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? cos 60। तो 20 गुणे 2, cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आएगा फ्लक्स का मान। आई बात समझ में? तो थीटा के साथ हमेशा हमको थीटा 2 बार क्वेश्चन में आप लोग पढ़िए कि थीटा किसके साथ दिया गया है? पृष्ठ के साथ दिया गया है कि क्षेत्रफल सदिश के साथ दिया गया है? अगर पृष्ठ के साथ दिया गया है तो उसको हम 90 में से घटा के लिखेंगे। जैसे 30 था तो हम 90 में से घटा के 30 लिखे तो कितना आया? 60। और अगर क्षेत्रफल सदिश के साथ दिया है तो एज इट इज उतार देते, तब हमारा थीटा कितना हो जाता? ये वाला एंगल। आई बात समझ में? चलिए अब आते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले पे, जब हमको इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में दिया हो। जैसे हमको वेक्टर ई दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, और ए वेक्टर दे दिया है i कैप प्लस 2j कैप। हमसे पूछा फाई बताइए, तो हमको कुछ नहीं करना, बस हमको इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप। तो हमको पता है डॉट प्रोडक्ट में जब दोनों एक होंगे, मतलब i डॉट i होगा, j डॉट j होगा, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। लेकिन जब एक का गुणा दूसरे के साथ करते तो वो क्या हो जाता था? 0। मतलब i का केवल i के साथ आएगा और j का केवल j के साथ आएगा। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 2, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6। तो ये कितना हो जाएगा? 8। मात्रक नहीं दिया तो यहाँ पे केवल यूनिट लिख देते हैं, जो भी मात्रक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सदिश वाले को हल करते हैं। अब इसको कुछ घुमा के भी दे सकता है। जैसे हमको बोल दिया कि वेक्टर ई है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और हमारे पास एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल, केवल परिमाण दिया है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है कितना? L स्क्वायर। ठीक है, एक मान लेते हैं आयताकार प्लेट है जिसका क्षेत्रफल कितना है? L स्क्वायर है। और हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है 3 अलग अलग केस में। पहला, जब ये वाला पृष्ठ एक्स वाई तल के समांतर रखा गया है, फिर वाई जेड तल के समांतर रखा गया है, और फिर जेड एक्स तल के समांतर रखा गया। और हमको निर्देशांक कुछ इस तरीके से दिया गया है, एक्स वाई और जेड। सोचिए कैसे होगा। हमको पता है वेक्टर में है तो हमको वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो ठीक है, ई तो दिया है, ए का हमको केवल परिमाण दिया है, डायरेक्शन नहीं दिया है। तो सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या हुआ? ये है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में हम वस्तु कैसे रखे हैं? ऐसे रखे हैं।
ये हमारा एक्स, ये हमारा जो ब्लैक वाइट बोर्ड है ये किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो वस्तु कैसे रखी गई है, इस तरीके से रखी गई है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश देखिए किधर है, बाहर की तरफ, मतलब जेड डायरेक्शन में। और जेड डायरेक्शन में हम किसको प्रदर्शित करते हैं, के कैप के लिए। तो अगर हम एक्स वाई तल की बात करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल सदिश किधर है, के कैप के डायरेक्शन में है। तो हमको डायरेक्शन मिल गया के कैप और परिमाण कितना है, एल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर के कैप। ठीक है, इसके लिए किसका मान, वेक्टर ए का। ठीक, पहले वाले के लिए। वाई जेड के लिए, तो वाई जेड, जेड कहाँ है, बाहर, वाई जेड का मतलब इस तरीके से। तो अब क्षेत्रफल सदिश हमारा किधर है, इस पृष्ठ के लंबवत। तो इस पृष्ठ के लंबवत ये यक्स का डायरेक्शन है, मतलब आई कैप। तो डायरेक्शन अब किस में है, आई कैप में है। तो परिमाण एल स्क्वायर, डायरेक्शन आई कैप। जेड एक्स प्लेन का मतलब क्या हो, तो ये एक्स और ये जेड बाहर की तरफ, तो ये हो गया हमारा जेड एक्स प्लेन। अब जेड एक्स प्लेन के लंबवत देखिए क्या है, वाई वाला डायरेक्शन है, वाई का डायरेक्शन मतलब जे कैप। तो परिमाण एल स्क्वायर और डायरेक्शन जे कैप। अब आसान है, उसके आगे हमको कुछ करना नहीं है, डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, हमको अगर फ्लक्स निकालना है फाई, तो हमको क्या चाहिए, अगर सदिश रूप में दिया है तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर चाहिए था। ई वेक्टर हमको पता है, दिया हुआ है कितना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट ए वेक्टर, मतलब क्षेत्रफल सदिश नहीं दिया है, क्षेत्रफल का केवल परिमाण दिया है। तो हमको दिशा निकालना पड़ेगा। तो दिशा कैसे निकालेंगे, पहले मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन के समांतर रखा गया है। तो एक्स वाई प्लेन कौन सा, ये ब्लैक बोर्ड वाला, मतलब इस तरीके से। तो एक्स वाई प्लेन के लंबवत दिशा कहाँ है, बाहर की तरफ, जो कि हम जेड डायरेक्शन बोलते हैं। जेड डायरेक्शन कहाँ है, देखिए ये एक्स, ये वाई, जेड इस तरीके से बना है, लेकिन जेड होता है कैसे, ऐसे। ये 3D है, एक्स वाई और जेड कहाँ, बाहर की तरफ। तो अगर हमारा वस्तु इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में है तो उसका डायरेक्शन किधर है, जेड के डायरेक्शन में है। और जेड के डायरेक्शन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, के कैप से। तो परिमाण हो गया एल स्क्वायर और डायरेक्शन क्या हो गया, के कैप। तो एल स्क्वायर के कैप। हमको पता है फ्लक्स कितना आने वाला है, 0, क्योंकि के आई कैप डॉट के कैप भी 0 होता है, आई कैप डॉट के कैप 0, और जे कैप डॉट के कैप भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, वाई जेड तल में रखा गया है। तो देखिए वाई कौन सा, ऊपर वाला और जेड बाहर। ठीक है, ये वाई ऐसे और जेड ऐसे, ये कुछ इस तरीके से। वाई जेड का मतलब क्या हुआ, ये इस तरीके से रखा गया। ठीक है, तो इसके लंबवत अब कौन सी डायरेक्शन है, एक्स वाली डायरेक्शन है। तो एक्स में क्या होता है, आई कैप होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई कैप लिख दिया। तो इसका एरिया कितना था, एल स्क्वायर, और डायरेक्शन कितना था, आई कैप। तो अब हमारा जो फाई होगा वो हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट एल स्क्वायर आई कैप। तो जब हम आई कैप का आई कैप के साथ गुणा करेंगे तब हमको 1 मिलेगा। तो ये हो जाएगा कितना, ए एल स्क्वायर। मात्रक लगा देते हैं, अगर मात्रक नहीं दिया है तो यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हल करेंगे। क्षेत्रफल सदिश निकालने के लिए हमको परिमाण भी चाहिए और दिशा भी। ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जरूर याद रखना है कि ये जो दो फॉर्मूला हमने निकाला है ये किसके लिए निकाला है, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया तब फाई बराबर ये कॉस थीटा, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई प्लेन सरफेस रखा गया है, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस का मतलब होता है 2D ऑब्जेक्ट, दो विमाई ऑब्जेक्ट होंगी। जैसे हमारा कोई आयताकार प्लेट हो गया पतला सा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लेन सरफेस बोल सकते हैं। तो अगर हमारा कोई प्लेन सरफेस विद्युत क्षेत्र में रखा गया है
तो फाई हम किससे निकालेंगे, ई ए कॉस थीटा से। आई बात समझ में। अगर कोई प्लेन सरफेस एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो फाई बराबर क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। लेकिन अगर कोई क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस क्या होगा, 3D ऑब्जेक्ट होगा। तो मतलब क्या हुआ, जैसे गेंद होता है, गेंद हमारा कैसा सरफेस हो गया, क्लोज्ड सरफेस हो गया। तो अगर हम किसी क्लोज्ड सरफेस को एक समान, ये ध्यान देना है कहाँ पे रख रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो फाई का मान होता है 0। आई बात समझ में। अगर हम किसी क्लोज्ड सरफेस का मतलब पहले समझ लीजिए, बंद वक्र होगा। बंद वक्र त्रिविमीय वस्तुएं होती हैं, जैसे हमारा घन हुआ या गोला हुआ, ये सब कैसे है, क्लोज्ड सरफेस है। तो अगर हम किसी क्लोज्ड सरफेस को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो फाई का मान क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ठीक, इस तरीके से कोई घन है जो वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है और वैद्युत क्षेत्र का मान है 10 I कैप वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम, जो भी मात्रक लिखना चाहे। इसका मतलब क्या है, I कैप का मतलब x के डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 10 है। हर जगह x के डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, ये घन है, घन की मान लेते हैं सभी भुजाएं कितनी है, L है, सभी भुजाएं बराबर होती है तो हमने मान लिया उसकी लंबाई क्या है, L होगी। तो उसके प्रत्येक फलक का जो क्षेत्रफल होगा L² होगा। तो हमसे पूछा गया कि इससे होके कितने फ्लक्स पास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझिए कि फ्लक्स किन किन पृष्ठों से होके जाएंगे। तो एक मिनट देखते हैं, अगर हमारे पास कुछ घन जैसा चीज हो। हाँ देखिए, जैसे ये है, ये क्यूब है, यहाँ पे हमने रख दिया वैद्युत क्षेत्र x की डायरेक्शन में इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या ऊपर वाले पृष्ठ की हम बात करें तो ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है इस वाले पृष्ठ के समांतर है। तो जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर होता था तो फ्लक्स का मान क्या होता था, 0। क्यों, देखिए ये हुआ वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ हुआ, ऊपर। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 90। तो cos 90 0। तो इसके लिए फ्लक्स का मान क्या हो गया, 0। वैसे ही इस वाले सामने वाले पृष्ठ के लिए भी फ्लक्स का मान 0, नीचे वाले पृष्ठ में भी समांतर है तो 0, और पीछे वाले पृष्ठ में भी समांतर है तो 0। तो ये जो बल रेखा है ये केवल किसको किसको काटेंगी, तो इस वाले पृष्ठ को आगे वाले पृष्ठ को काटते हुए जा रहे। देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है क्षेत्रफल सदिश में और बल रेखा में। क्षेत्रफल सदिश, ये क्षेत्रफल सदिश हुआ और ये हमारा बल रेखा आगे की तरफ, क्षेत्रफल सदिश इसका पीछे, बल रेखा आगे। तो कोण कितना हो गया, 180 अंश इस वाले केस में। इस वाले केस में क्षेत्रफल सदिश आगे, वैद्युत क्षेत्र भी आगे, तो थीटा क्या हो गया, 0। आई बात समझे। देखिए फिर से एक बार, हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस तरीके से x के डायरेक्शन में, तो ऊपर वाले पृष्ठ के समांतर है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर, वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से, बीच का कोण 90। तो इस वाले पृष्ठ के लिए जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या हो गया, 0। ठीक वैसे इसके लिए भी 0, नीचे वाले के लिए भी 0 और पीछे वाले के लिए भी 0। लेकिन ये जो पृष्ठ है यहाँ से वैद्युत क्षेत्र होके जा रहा है तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ है, पीछे की तरफ, जबकि वैद्युत क्षेत्र कहाँ है, आगे। वैद्युत क्षेत्र आगे और क्षेत्रफल सदिश पीछे। तो इसके बीच का कोण कितना हुआ, 180 अंश। इस वाले पृष्ठ की बात करें तो यहाँ से भी वैद्युत बल रेखा इस तरीके से निकल रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश आगे, क्षेत्रफल सदिश इसका आगे, वैद्युत क्षेत्र भी आगे। तो थीटा कितना हुआ, 0। मतलब हमको केवल 2 के लिए फ्लक्स मिलेगा, इसके लिए और इसके लिए। तो ई ए कॉस थीटा पहले वाले के लिए प्लस ई ए कॉस थीटा दूसरे वाले के लिए। ई का मान सबके लिए बराबर है, 10 ही है। क्षेत्रफल, अगर इसकी भुजा की लंबाई L है तो इसका क्षेत्रफल होता है L²।
लेकिन यहाँ पे थीटा कितना था, cos 180 अंश। वैसे यहाँ पे ई का मान 10, क्षेत्रफल एल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे थीटा कितना है, cos 0 अंश। तो ये आएगा cos 180 माइनस में आता है तो माइनस 10L स्क्वायर, ये प्लस 10L स्क्वायर, तो इसका वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर हो गया, 0। तो अगर हम किसी बंद पृष्ठ को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। अगर ये कोई पृष्ठ है हमारा, ठीक है, यहां से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, आगे की तरफ, लेकिन इस पृष्ठ का, ये पृष्ठ इस तरीके से रखा गया तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ आया, पीछे की तरफ। तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ आया, पीछे की तरफ। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, 180। तो वही चीज बताया गया इस वाले के लिए, थीटा कितना है, 180। तो यहाँ पे क्या हम लिखें, cos 180। अब ये इस तरीके से, तो इस बाद वाले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश भी आगे की तरफ, वैद्युत बल रेखा भी आगे की तरफ, तो दोनों के बीच का कोण क्या हुआ, 0। तो यहाँ पे थीटा कितना लिखा गया है, 0। तो जब दोनों को सॉल्व किया गया तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये सबको याद रखना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, अगर कोई प्लेन सरफेस है तब फाई किससे निकालेंगे, ई ए कॉस थीटा से, जैसे कि इस अलग वाले प्लेन सरफेस के लिए निकाला गया और इस अलग वाले प्लेन सरफेस के लिए निकाला गया। लेकिन अगर कोई क्लोज्ड सरफेस किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके लिए फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, असमान वैद्युत क्षेत्र में नहीं होगा, केवल किस में होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में होगा। असमान वैद्युत क्षेत्र में भी देख लेते हैं, चलिए सेम यही सवाल रहने देते हैं। वैद्युत क्षेत्र अभी भी ऐसे ही है, लेकिन अब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2x i कैप। ये वाली दूरी भी कितनी है, l, और ये भुजा की लंबाई भी कितनी है, l। अब देखिए e का जो मान है वो फिक्स नहीं रह गया, जैसे जैसे x हम बदलेंगे e का मान बदल जाएगा। जब x की वैल्यू 1 होगी तो e कितना आ जाएगा, 2i कैप। जब x की वैल्यू 2 होगी तो e कितना आ जाएगा, 4i कैप। तो इस तरीके से अब जो हमारा e है वो वेरिएबल है, मतलब अब एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं रह गया। तो अगर हमको इस वाले पृष्ठ के लिए अब निकालना है, सबसे पहले फ्लक्स कितना पास कर रहा है, तो E कितना है, 2x, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ ये मूल बिंदु से हम कितने दूर पे गए हैं, L पे गए हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L। तो 2L i कैप रहने देते हैं, ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो डायरेक्शन हमको केवल बता रहा है। तो ये हो गया 2L। cos a का मान हमने देखा था, a का मान कितना आया था, L स्क्वायर। थीटा अभी हमने देखा था कितना, cos 180 अंश था, और cos 180 अंश का मान कितना होता है, माइनस में होता है। तो ये कितना हो गया, माइनस 2L इंटू एल स्क्वायर। अब इस वाले पे आते हैं, E का मान। तो देखिए अब ये वाला पृष्ठ कहाँ पे है, ये पृष्ठ है यहाँ पे, यहाँ पे हम बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है और इसकी भी लंबाई कितनी है, L। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होने वाली वो कितनी होने वाली है, 2L होने वाली है। तो अगर x की वैल्यू 2L है तो E का वैल्यू कितना होगा, 2 गुणे L। ठीक, क्षेत्रफल उसका भी कितना, L स्क्वायर है, और थीटा भी हमने देखा था 0 होता था, cos 0 का मान क्या होता था, 1 होता था। तो ये कितना हो गया, माइनस 2L क्यूब, और ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4L क्यूब। तब आंसर हमारा कितना आया, प्लस में 2L क्यूब। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है 0 के बराबर नहीं आया है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहे थे कि अगर कोई बंद वक्र, क्लोज्ड सरफेस एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तब उसके लिए फ्लक्स का मान तो 0 होगा, लेकिन अगर हम किसी क्लोज्ड सरफेस को असमान वैद्युत क्षेत्र में रखें तब उसके लिए फ्लक्स का मान 0 नहीं होगा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस, और उन्होंने अपने ही नाम पे एक
प्रमेय प्रस्तुत किया जिसको बोला गया गॉस प्रमेय। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा फ्लक्स निकालने के लिए हमको इतना समाकलन नहीं करना, हमें उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हमको बस आसान तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। और कैसे हल कर सकते हो, तो उन्होंने बोला कि जो फ्लक्स होता है वो Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब हम समाकलन ना करें, हम टोटल आवेश को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो हमको फ्लक्स का मान पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात, तो जो गॉस का प्रमेय है वो केवल किसके लिए होगा, क्लोज्ड सरफेस के लिए होगा, मतलब बंद पृष्ठ के लिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था घन का या गोले का, जो हमारी बॉल होती है क्रिकेट खेलने वाली, वो क्या है, गोले के शेप की होती है। तो ये सब कैसी आकृति है, क्लोज्ड सरफेस है। तो सबसे पहले तो दिमाग में एक चीज हमें फिट कर लेना है कि जो गॉस का प्रमेय है वो केवल और केवल किसके लिए है, क्लोज्ड सरफेस या बंद पृष्ठ के लिए है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई बंद पृष्ठ है और हमें पता है कि इसके अंदर कितना चार्ज है, मान लेते हैं इसके अंदर कितना चार्ज है, Q इन, तो हमें फ्लक्स निकालने के लिए उतना लंबा चौड़ा समाकलन करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फाई बराबर Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमें केवल अंदर के चार्ज से मतलब होगा, बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं होगा। मतलब अगर इस तरीके से कोई चार्ज है Q1, Q2 माइनस Q3, Q4, Q5 और हमसे पूछा जा रहा है इसके लिए फ्लक्स बताइए, तो फाई बराबर, अब देखिए अंदर कौन कौन से फ्लक्स चार्ज है, Q1, Q2 और Q3, तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें इन दोनों चार्ज से कोई भी मतलब नहीं होगा। ठीक है, हमें जो आवेश लेना है वो केवल बंद पृष्ठ के अंदर का लेना है और प्लस माइनस के साइन के साथ लेना है। तो फाई बराबर उन्होंने क्या बताया, Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको। एक गोला है जिसके केंद्र पे आवेश रखा गया है Q, हमसे बोला गया कि इसके लिए फ्लक्स बताइए, तो हमको पता है इसके अंदर का चार्ज कितना है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही गोला लेते हैं, लेकिन इस बार जो चार्ज है वो सेंटर पे नहीं रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है कहीं नीचे की तरफ। तो अब फ्लक्स कितना होगा, तो उन्होंने बोला कि ये जो फ्लक्स है ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि इसके अंदर Q कहाँ पे है, कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, उसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अभी भी फ्लक्स कितना आएगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री। मतलब अगर कोई केंद्र पे चार्ज हमारा स्थित है तो हर जगह से होके बराबर बल रेखाएं गुजरेंगी। जैसे हमको पता है कि अगर इस पूरे में से कितना हो रहा है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, तो आधे में से आधा गुजरेगा, मतलब यहां से इसका आधा Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और आधा ऊपर से Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो इसका आधा आधा हो जाएगा, मतलब Q बटे 4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ और Q बटे 4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ। वैसे Q बटे 4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ और Q बटे 4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ। ठीक है, ये तभी होगा जब सिमेट्री है, जैसे घन वाला है केस हमारा। अगर हम इसके सेंटर पे चार्ज रखते हैं Q, तो इस पूरे घन से होके कितना फ्लक्स पास करेगा, तो फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि ये सिमेट्री है तो सभी फलकों से इस चार्ज की दूरी बराबर है और हमको पता है इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो हर फलक से बराबर बराबर फ्लक्स पास करेगा। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि एक फलक से कितना पास करेगा,
तो इसका 1/6 6 फलक है, छवों से बराबर बराबर पास कर रहा है और छवों को जोड़ने पे कितना आ रहा है Q/ε0। तो अगर हमसे 1 का पूछा जाएगा तो हम 6 से डिवाइड करें तो कितना आएगा Q/6ε0। लेकिन हमें ध्यान देना है, ये हमको फॉर्मूला कहाँ लगाना है, जब वहाँ पे सिमेट्री हो और चार्ज कहाँ पे रखा गया हो, सेंटर पे रखा गया हो। यहाँ पे चार्ज सेंटर पे नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ से ज़्यादा बल रेखाएं पास करे तो यहाँ फ्लक्स ज़्यादा हो, और यहाँ से कम बल रेखाएं पास करे तो वहाँ पे फ्लक्स कम हो। तो ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अगर सेंटर पे रखते हैं तो सिमेट्री होता है, तो सिमेट्री के लिए हम अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग निकाल नहीं सकते। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कोई गेंद है, उसको हमने बीच से काट दिया है और नीचे से भी बीच से काटा और नीचे के सरफेस पे भी कुछ कागज वागज लगा दिया, और यहाँ पे एक चार्ज रखा हमने Q। फिर से वही गेंद उसी तरीके का है, इस बार हमने चार्ज रखा नीचे Q। हमसे फ्लक्स पूछा तो हमको पता है इस बंद पृष्ठ के अंदर चार्ज कितना है Q, तो फाई बराबर Q/ε0। यहाँ पे पूछेगा फाई, तो यहाँ देखिए यहाँ तो इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो Q इनका मान क्या हो गया 0। तो इस बाहर वाले चार्ज से हमको कोई लेना ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे फाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस वाले देखिए जब वैद्युत क्षेत्र दिया होगा तब हम फ्लक्स निकालेंगे E⃗.A से, ठीक है। और जब आवेश दिया हुआ तो हम फ्लक्स निकालेंगे Q1/ε0। तो एक तो है जब हमारा बंद पृष्ठ दिया होता है तो डायरेक्ट इस तरीके से। अब मान लो हमारा एक ओपन सरफेस दिया है, ओपन सरफेस मतलब वही गेंद तो है, हमने उसको काटा लेकिन बीच से इस बार नीचे से उसको हमने पैक नहीं किया, वो नीचे से खुला है और हमने यहाँ पे रख दिया है चार्ज Q। अब हमसे पूछा कि बताओ फ्लक्स का मान कितना होगा। तो जब इस तरीके से ओपन सरफेस दिया होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसको बंद करते हैं। और बंद कैसे करेंगे, सिमेट्री के आधार पे, मतलब जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे करेंगे। तो हम इस तरीके से एक इमेजिनरी बना लेंगे। अब ये हो गया बंद। अब हमको पता है कि इस पूरे से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो फाई बराबर Q/ε0। लेकिन हमसे इस पूरे का तो पूछा नहीं था, हमसे केवल इतने का ऊपर वाले पोर्शन से पूछा था। तो हम देख सकते हैं, अभी हम बताएं कि ये चार्ज कहाँ पे हुआ, सेंटर पे है। तो जब ये पूरा हो रहा था तो एक तरीके से सिमेट्री है, मतलब जितना ऊपर से पास करेगा उतना ही नीचे से, मतलब आधा ऊपर और आधा नीचे, ये दोनों मिलके कितना आ रहा है Q/ε0। तो अगर केवल ऊपर वाले से पूछेगा तो हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा Q/2ε0। इस तरीके से फ्लक्स निकाला जाएगा। आई बात समझ में। अगर बंद पृष्ठ है तब तो कुछ नहीं करना है, अगर अंदर आवेश है तो Q/ε0 और अगर नहीं है तो 0। अगर ओपन सरफेस है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको बंद करेंगे। बंद कैसे करेंगे, सिमेट्री के हिसाब से बंद करेंगे, फिर अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमको पता है पूरे से कितना होके गुजरेगा Q/ε0, लेकिन हमसे केवल पूछा किसके लिए गया है, आधे वाले के लिए। तो आधे वाले से आधा गुजरेगा तो Q/2ε0। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए तो अब हमें लगता है कि इतने एग्जाम्पल से आप लोग फ्लक्स निकालना सीख गए होंगे। ठीक, चलिए अच्छा एक सवाल और। मान लीजिए गोला दिया है और इसमें आवेश रख दिया है Q, ठीक है। ये किस में रखा गया, निर्वात या वायु, मतलब अंदर भी वायु है और बाहर भी वायु है। हमसे पूछा फ्लक्स बताइए, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर का चार्ज है Q/ε0, यही होगा इसके लिए फ्लक्स का मान। फिर उसने बोला कि इसी वाले गोले में हमने क्या कर दिया, एक परावैद्युतांक भर दिया कुछ इस तरीके से, और उस परावैद्युत पदार्थ का जो K है, परावैद्युतांक है, वो मान लेते हैं कितना है 4 है। तो वो बोला कि अब बताओ फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा।
तो जब ऐसा हो तो फाई बराबर, देखिए यहाँ पे हमने निर्वात की वैद्युतशीलता ली थी, क्यों? क्योंकि पहले क्या था, निर्वात या वायु था। अब हम क्या करेंगे, अगर हम कोई माध्यम ले आए हैं तो हम यहाँ पे किसकी वैद्युतशीलता लेंगे, माध्यम की वैद्युतशीलता लेंगे। आई बात समझ में? और जो परावैद्युतांक होता है के, वो बराबर किसके होता था, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता। तो हमको एप्सिलॉन एम की वैल्यू चाहिए, तो एप्सिलॉन एम क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट, 1/k क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, फाई के, तो फाई डैश किसके बराबर हो गया, 1/k इंटू फाई। के की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, मतलब अब जो फ्लक्स होगा वो पहले वाले फ्लक्स का कितना हो जाएगा, 1/4। आई बात समझ में? पहले निर्वात था तो फाई कितना था, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। उसने बोला कि हम इसमें कोई माध्यम डाल दें जिसका परावैद्युतांक कितना है, 4 है। तो अगर हम माध्यम डालें जिसका परावैद्युतांक है, तो इसमें जब हम फाई निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता की जगह हम क्या करेंगे, हम माध्यम की वैद्युतशीलता लेंगे। और माध्यम की वैद्युतशीलता किसके बराबर होती है, के इंटू निर्वात की वैद्युतशीलता। तो जब हमने इसको हल किया तो जो हमारा नया वाला फ्लक्स है वो पहले वाले फ्लक्स का कितना आ गया, 1/4। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है सबको। चलिए अब हम लोग गॉस प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग इसकी सहायता से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना है किसी पॉइंट चार्ज से r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये हम लोगों ने कूलाम के नियम से निकाल रखा है, हमको पता है इसकी वैल्यू कितनी आई थी, के क्यू बटे आर स्क्वायर। इसी के को हम लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर। और अगर माध्यम हमारा निर्वात या वायु तो के का मान होता था 1, तो हम इसको लिखते थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम कूलाम के नियम से पहले ही निकाल रखे, लेकिन अब हमको इसको निकालना किससे, गॉस के प्रमेय से निकालना है। तो जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रमेय से निकालेंगे, तो देखिए फ्लक्स निकालने के लिए हमने 2 फॉर्मूला पढ़ा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और दूसरा क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। ये किसका था, ये था हमारा गॉस का प्रमेय। तो इन्होंने बोला ये बंद पृष्ठ के लिए होता है, तो यहाँ पे हम एक सर्कल बना देते हैं जिससे पता चलता है कि किसके लिए है, बंद पृष्ठ के लिए है। तो अगर हमको ये भी फ्लक्स दे रहा है, ये भी फ्लक्स दे रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जब भी गॉस प्रमेय हमें लगाना है तो उसके लिए हमको एक गॉसीय सरफेस, एक गॉसीय पृष्ठ बनाना होता है। और वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, वो सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आराम से नोट करिएगा। पहला, जो गॉसीय पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र ई उस पृष्ठ के या तो लंबवत होना चाहिए या तो समांतर होना चाहिए। ठीक है, जो हम गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे उस गॉसीय पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र या तो लंबवत होगा या तो समांतर होगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, जहां पे लंबवत होगा वहां पे ई का मान कांस्टेंट होगा, ई के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आई बात समझ में? गॉसीय पृष्ठ बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। गॉसीय पृष्ठ बनाने के लिए हमको 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहला, वैद्युत क्षेत्र या तो पृष्ठ के लंबवत होगा या तो पृष्ठ के समांतर होगा। ठीक, दूसरा, जहां पे वैद्युत क्षेत्र लंबवत है वहां पे हर जगह ई का मान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें
कि गॉसियस पृष्ठ बनाने के लिए तो हमको पता क्या करना है, हमको हर जगह उस पृष्ठ पे ई का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और देखिए ई किस पे डिपेंड कर रहा है, दूरी पे। चार्ज तो उतना ही है, क्यों ही है। अगर दूरी के मान में कोई परिवर्तन ना हो तो हमको पता है कि वहां पे ई का मान बराबर होना है। मतलब अगर हम इसके चारों तरफ आर दूरी ले लें इस तरीके से, तो हमको पता है अगर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तो यहाँ भी ई होनी चाहिए, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, और यहाँ भी ई, और यहाँ भी। तो ये कौन सी आकृति बन जाएगी, अगर हर जगह दूरी आर है तो ये एक वृत्त के त्रिज्या की तरह काम करेगा। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक वृत्त इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, मतलब एक गोला बनेगा इस तरीके से। आई बात समझ में। तो सबसे पहले क्यू आर दूरी पे इस तरीके से बनाना था, तो हमने एक गॉसियस सरफेस बना लिया इस तरीके से। हमको पता है हर जगह दूरी कितनी है, आर है, तो हर जगह ई का मान बराबर होगा। ठीक है, ई तो बराबर हो गया। अब हमको देखना कि वो पृष्ठ के लंबवत होगा कि नहीं। तो हमको पता है वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखाएं जाती हैं वो पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। तो हमारा कंडीशन जो था वो दोनों मैच कर गया। पहला क्या कि हर जगह वैद्युत क्षेत्र क्या है, पृष्ठ के लंबवत है। तो पहली कंडीशन यही थी, या तो लंबवत हो या तो समांतर हो। तो ठीक है, हमको मिल गया, हर जगह लंबवत है। दूसरा, जहां जहां लंबवत है हर जगह ई का मान नियत है, तो हर जगह दूरी बराबर है। तो अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं तीव्रता ई है, तो यहाँ भी ई होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, और यहाँ भी ई। अब हमारा कंडीशन मैच कर गया। अब हम बड़े आराम से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए ई का मान ऐसा क्यों लिया गया कि वो हर जगह नियत, वो इसलिए लिया गया कि अगर ये नियत है तो हम इसको बाहर ले सकते हैं समाकलन के। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ये। तब हम किसका समाकलन करेंगे, क्षेत्रफल का समाकलन करेंगे, तब हमको पूरा का पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब हमको पता है वैद्युत क्षेत्र एक समान है, तो हमने देखा था हम इसको कितना लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो इस वाले फॉर्मूले को हम कितना लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। अंदर का चार्ज कितना है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा थीटा देख लेते हैं कितना है। वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश ले तो इसकी भी डायरेक्टली इसके लंबवत किधर है, बाहर की तरफ। तो थीटा कितना हो गया, 0 अंश। तो कॉस 0 का मान कितना हो गया, 1। तो ई ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई ए ये एक गोला है, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये वृत्त मत समझिएगा, ये ऐसे बना हुआ है। ये क्या है, गोला है जो आवेश को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। ठीक है, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिखते हैं आर स्क्वायर। तो ये वही हमारा फॉर्मूला मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से गॉस प्रमेय से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। गॉस प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना है, स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहले हमको एक गॉसियस पृष्ठ बनाना है। गॉसियस पृष्ठ बनाते समय हमको सावधानी क्या बरतनी है, तो गॉसियस पृष्ठ बनाते समय हमको सावधानी ये बरतनी है कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो या तो पृष्ठ के लंबवत हो या तो पृष्ठ के समांतर हो। ठीक, पहले तो गॉसियस पृष्ठ बनाना है, और गॉसियस पृष्ठ कैसा हो, वैद्युत क्षेत्र उस पृष्ठ के या तो लंबवत हो या तो समांतर हो। और जहां पे वैद्युत क्षेत्र उस पृष्ठ के लंबवत है वहां पे हर जगह वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे उदाहरण से भी समझते हैं, चलिए। मान लीजिए एक अनंत विस्तार का तार है, मतलब बहुत लंबा है, अनंत विस्तार का। हर जगह चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है।
और चार्ज घनत्व इसका दिया है लैम्डा। चार्ज घनत्व का मतलब होता है Q/L, मतलब टोटल चार्ज में उसकी लंबाई से भाग देते हैं तो वो हमको चार्ज घनत्व देता है। रेखीय आवेश घनत्व है ये, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, हमसे बोला गया कि इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो ठीक है, हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक गॉसियस सरफेस बनाना है। गॉसियस सरफेस बनाने के लिए हमने ये देखा था कि जो E का मान है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए उस पृष्ठ पे। तो अगर दूरी r है, जैसे ये रेखा है, ये जो मार्कर है यही रेखा है, इससे r दूरी पे चारों तरफ r दूरी हो सकता है। तो चारों तरफ अगर r दूरी पे हम बनाएंगे तो कैसी आकृति बनेगी, एक बेलनाकार आकृति बनेगी इस तरीके से। ठीक है, यही तो बनेगा। ये है, हमको r दूरी पे निकालना था, तो हम यहाँ से r दूरी का एक चारों तरफ अगर कोई पृष्ठ खींचे तो कैसा आएगा, बेलनाकार आएगा। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे जो बल रेखाएं निकल रही हैं वो इस पृष्ठ से कितने अंश का कोण बनाते हुए निकलेंगी, 90 अंश का। ठीक, देखिए ये है इस पृष्ठ से 90, लेकिन ऊपर वाले पृष्ठ से और नीचे वाले पृष्ठ के स्पर्श रेखीय है। यहाँ पे स्पर्श रेखीय, यहाँ पे इस पृष्ठ को स्पर्श रेखीय दिशा में ये जा रही है। यहाँ पे 90 अंश के कोण पे और यहाँ पे स्पर्श रेखीय दिशा में और यहाँ पे इस पृष्ठ के 90 अंश के कोण पे। ठीक है, तो दोनों कंडीशन मैच कर रहा है, या तो लंबवत होना चाहिए था या तो समांतर। तो यहाँ पे लंबवत है और यहाँ पे समांतर है। दूसरा, ई का मान अगर जहाँ जहाँ लंबवत है वहाँ वहाँ बराबर होना चाहिए। समांतर वाले के लिए तुमको सोचना ही नहीं है, समांतर वैसे ही 0 होने वाला है। क्यों, देखिए अगर ये समांतर है, इसका DA वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, और EA किधर है, E इधर है, तो बीच का एंगल कितना हुआ, 90। तो DA cos थीटा, DA cos थीटा, DA cos 90, तो ये किसके बराबर हो गया, 0। तो इसके लिए और इसके लिए, मतलब ऊपर वाले पृष्ठ के लिए और नीचे वाले पृष्ठ के लिए, जहां स्पर्श रेखीय दिशा में फ्लक्स का मान हो गया 0। अब हमको केवल इसके चारों तरफ फ्लक्स 90 अंश में पास कर रहा है, उसी के लिए निकालना है। तो हर जगह तीव्रता कितनी हो गई, E हो गई। आई बात समझ में। देखिए ये है हमारा एक, मान लेते यही रेखा है, यहाँ पे चार्ज फैला हुआ है। हमसे बोला गया इससे r दूरी पे हमको निकालना है। तो r दूरी हमको एक इसके चारों तरफ पृष्ठ बनाना होगा जो कि हर जगह कितने दूरी पे हो, r दूरी पे हो। तो कौन सी आकृति बनेगी, एक बेलनाकार आकृति बनेगी जो कि इधर से तो कर्व रहेगी लेकिन नीचे से और ऊपर से सपाट रहेगी। तो जब नीचे और ऊपर से सपाट है तो ऊपर के लिए DA वेक्टर, उसका क्षेत्रफल सदिश का है ऊपर, जबकि वैद्युत क्षेत्र किधर है, आगे की तरफ। तो बीच का कोण कितना हुआ, 90। तो उसके लिए फ्लक्स कितना हो गया, 0। लेकिन इस वाले के लिए जो रेखा जाएगी, देखिए ये है क्या, एक्चुअली ये छोटे छोटे रिंग है जिनको एक के ऊपर एक रख दिया गया इस तरीके से। तो अगर ये रिंग है तो हर जगह इसकी लंबाई कितनी है, r है। ये टॉप व्यू है, ठीक है, ये क्या है, टॉप व्यू है। फ्रंट व्यू अगर लेंगे, सामने से देखेंगे तो ये यही वाली आकृति है। हर जगह दूरी कितनी है, r। और ये केंद्र से पास हो रहा है, तो ये यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। ऊपर तो स्पर्श रेखीय दिशा में था तो फ्लक्स हो गया 0। हाँ, कर्व वाले सरफेस पे हर जगह 90 अंश के कोण पे है, और हर जगह चूंकि दूरी भी r है तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या हो गया, E हो गया। इधर भी E, इधर भी E और इधर भी। तो हमें पता है जब एक समान वैद्युत क्षेत्र मिल जाता है तो अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया था, E DA cos थीटा बराबर Q/ε0। पूरे का क्षेत्रफल लेना है तो A ले लेते हैं, EA cos थीटा बराबर Q/ε0। EA cos थीटा हुआ कितना, तो ये वैद्युत क्षेत्र भी आगे की तरफ, क्षेत्रफल सदिश भी आगे की तरफ, दोनों एक ही दिशा में। देखिए ये पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर आएगा, आगे की तरफ, इधर। तो क्षेत्रफल सदिश भी आगे की तरफ
वैद्युत क्षेत्र भी आगे की तरफ, तो बीच का एंगल कितना हुआ, 0 हुआ, तो ये थीटा तो हो जाएगा 0। तो जब समाकलन करेंगे इसका तो ये किसके बराबर आएगा, ई ए के बराबर आएगा। तो ई ए बराबर क्यू इन बट्टे एप्सिलॉन नॉट ई ए। तो ए ये वक्र पृष्ठ वाला क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का, 2 पाई आर एल बराबर। अब हमको चार्ज तो यहाँ दिया नहीं था, तो हम मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, एल है। यहाँ पे हमने लंबाई कितनी मानी है, एल मानी है। तो यहाँ से हम चार्ज निकाल सकते हैं। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो क्यू बराबर हमने क्या लिखा, लैम्डा इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया तो ई बराबर आया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ठीक है, ये हो गया हमारा ई निकालने का फॉर्मूला। या इसको अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। देखिए हमको यहाँ पे लाना है 4, तो यहाँ अगर हमको 4 लाना है तो 2 का गुणा करेंगे। अगर नीचे 2 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने पढ़ रखी है कितना, 9 गुणे 10 के घाते 9। तो ये 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे लैम्डा बाई आर बराबर 2 गुणे 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू लैम्डा बाई आर। तो इसको हल करके हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर 18 गुणे 10 के घाते 9 इंटू लैम्डा बाई आर। लेकिन ये ध्यान देना है कि ये केवल और केवल किसके लिए होगा, निर्वात या वायु के लिए। अगर कोई और माध्यम होगा तो इसी में हम क्या करेंगे, इसके आगे के लगा देंगे, माध्यम का परावैद्युतांक लिख देंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्डा बाई आर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखिए इसमें आपको इमेजिन करना है चीज़ों को, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जहाँ एक दो बार प्रैक्टिस की चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। तो उतार लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमको क्या करना है, अनंत विस्तार का एक समान आवेशित समतल चादर है, मतलब चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है और इसकी मोटाई जो थिकनेस है वो न के बराबर, मतलब बहुत ही पतला चादर है। तब हमको क्या करना है, इससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक गॉसियस सरफेस बनाएंगे और यहाँ भी जो गॉसियस सरफेस बनता है वो बेलनाकार ही बनता है। अभी देख लेते हैं क्यों बनता है। ठीक है, तो देखिए पहली कंडीशन हमको क्या थी कि जो वैद्युत बल रेखाएं या जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो या तो पृष्ठ के समांतर हो या तो पृष्ठ के लंबवत हो। तो देखिए इस तरीके से बल रेखाएं आएंगी, तो इस वाले ऊपर वाले पृष्ठ के तो ये समांतर है इस तरीके से। अगर इस तरीके से बल रेखा रहे तो इसके तो समांतर है, लेकिन जो बल रेखा यहाँ से निकल रही है वो क्या, उसके लंबवत है। ठीक है, इसके लंबवत है और इसके क्या है, समांतर है। मतलब अगर हम इसका डीए वेक्टर करें तो ये डीए वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये कितने अंश का कोण बनाएगा, 90। इस वाले पृष्ठ का और इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश बनाए तो ये किधर आएगा, इधर की तरफ, डीए वेक्टर डीए वेक्टर। तो ये बल रेखा के साथ, बल रेखा इधर है तो ये बल रेखा के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 0 अंश का। ठीक है, तो पहले वाली कंडीशन मैच कर गई। बल रेखा या तो इस पृष्ठ के समांतर है या तो इस वाले पृष्ठ के लंबवत है। दूसरा क्या था, जहां पे लंबवत हो वहां पे ई का मान बराबर हो, और ई का मान बराबर होने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि दूरी बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये वाला जो पृष्ठ है इसका हर एक भाग कितनी दूरी पे होगा, आर दूरी पे। वैसे ये वाला जो पृष्ठ है इसका हर एक भाग कितनी दूरी पे होगा, आर दूरी पे।
तो इसके लिए हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या आने वाला है, बराबर आने वाला है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर, वैद्युत क्षेत्र आगे की तरफ, तो थीटा ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना 90, तो इसके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। तो इस वाले कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स का मान क्या हो गया 0। अब केवल इन दो प्लेन सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना है, तो मान लेते हैं जो प्लेन सरफेस है इसका क्षेत्रफल कितना है a है, यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र है, बीच का एंगल कितना है 0, मतलब ई ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो थीटा तो हो गया 0, तो ये कितना आएगा ई डी ए, ई एक समान है तो ये कितना आएगा ई डी ए, मतलब हमको क्या मिलने वाला है ई इंटू ए। मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो भी ई इंटू ए, और यहाँ जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा ई इंटू ए। ठीक है, देखिए तीन पृष्ठ थे, एक तो ये दोनों सपाट पृष्ठ और ये वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ के लिए तो फाई क्या हो गया 0, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र के लिए कितने अंश का कोण बना रहा था 90 अंश का। इन दोनों सपाट पृष्ठों के लिए फाई किसके बराबर आया ई ए और ई ए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में थे, वैद्युत क्षेत्र और हमारा क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में थे, तो बीच का एंगल कितना हुआ 0, तो फाई कितना आया ई ए। तो टोटल फ्लक्स कितना आया, इस वाले को जोड़ देंगे और इस वाले को जोड़ देंगे, तो फाई बराबर 2 EA। हमको पता है फाई बराबर किसके है Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट के। तो देखिए जब वहाँ पे एक रेखा था तो वहाँ रेखीय आवेश घनत्व दिया था लैम्डा, जब यहाँ पे एक पृष्ठ है तो यहाँ पे क्षेत्रफल होगा और यहाँ पृष्ठीय घनत्व दिया रहेगा सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है Q बटे A। तो अगर हमको यहाँ पे इस वाले एरिया के लिए कितना आवेश है Q निकालना है, तो Q किसके बराबर होगा सिग्मा इंटू A। तो ये फाई किसके बराबर Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट, तो 2EA बराबर हो जाएगा Q किसके बराबर आया सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट। A से A कट गया, E बराबर आया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमको ये ध्यान देना है। देखिए अनंत विस्तार मतलब ये बहुत ही लंबी होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि ये इतना लंबा। तो होता क्या है कि ये लंबा तो उतना नहीं होता, लेकिन हम इसके नज़दीक अगर जैसे ये कोई प्लेट है और इसके बहुत ही नज़दीक हम छोटे से भाग ले निकालें तो ये इसके लिए बहुत लंबा प्रतीत होता है, तो इसी को हम अनंत की तरह मान लेते हैं। तो हम देख सकते हैं इसके लिए अनंत विस्तार के एक समान आवेशित समतल चादर के लिए, ठीक है, ये क्या है अनंत विस्तार के एक समान आवेशित समतल चादर के लिए E बराबर कितना आया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी के कुछ और सब पार्ट है। सब पार्ट का मतलब जैसे यहाँ पे तो एकदम पतली चादर थी, अगर हम मान लो कोई प्लेट ले लेते हैं जिसकी कुछ मोटाई हो और इसको चार्ज Q देते हैं, तो हमको पता है कि यहाँ पे जो आवेश होगा वो एक समान रूप से फैल जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, हमें पता है अंदर कोई आवेश नहीं रहता। चालक के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो जब भी हम आवेश देते हैं किसी चालक को तो वो चालक के पृष्ठ पे फैल जाता है। तो एक चालक था, यहाँ पे देखिए मोटाई नगण्य थी, लेकिन यहाँ पे हमने इसको कुछ मोटाई दिया है तो इस पर चार्ज बराबर रूप से फैल गया। अब हमसे कोई पूछे कि यहाँ पे E का मान बताओ, तो देखो यहाँ पे जो E का मान है एक तो इस वाले प्लस के कारण होगा और एक इस वाले प्लस के कारण होगा। मतलब एक समतल चादर की तरह व्यवहार ये करेगा और एक समतल चादर की तरह व्यवहार ये करेगा। मान लेते ये है प्लेट 1 और ये है प्लेट 2, तो यहाँ पे जो E आएगा वो किसके बराबर होगा पहले प्लेट के कारण और दूसरे प्लेट के कारण। तो पहले प्लेट के कारण अगर इसके कारण हमको E निकालना है तो इसके कारण हमने E कितना देखा है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। देखो इसके कारण तीव्रता कहाँ आगे की तरफ, इसके भी कारण प्लस है तो प्लस से दूर तो आगे की तरफ, दोनों एक ही दिशा में है। वैल्यू कितनी है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर E का मान क्या होगा 0 और बाहर कितना होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रिजल्ट याद रखना है।
अगर कोई समतल चादर है, चादर का मतलब इसकी मोटाई बहुत ही कम है, तब तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई समतल प्लेट है, प्लेट का मतलब उसके पास कुछ मोटाई होगी, मोटाई होगी तो अगर हमने उसको कोई चार्ज दिया तो चार्ज उस पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो एक समतल चादर की तरह वह ये वाला व्यवहार करेगा और एक समतल चादर की तरह ये वाला व्यवहार करेगा। दोनों जगह प्लस है तो प्लस से क्षेत्र कहाँ, बाहर की तरफ निकलती है। तो अगर हमसे यहाँ पूछ रहा है तो इस प्लेट के कारण भी यहाँ पे क्षेत्र कहाँ, आगे की तरफ, और इस वाले चादर के कारण भी यहाँ पे क्षेत्र कहाँ होगा, आगे की तरफ। इसके कारण कितना होगा, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी कितना होगा, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना आ गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसी को एक इस तरीके से भी पूछ लेता है कि एक अचालक प्लेट है, यहां भी एक अचालक प्लेट है, आवेश घनत्व दोनों पे बराबर है, लेकिन ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। मतलब यहाँ भी सिग्मा है और ये भी क्या है, सिग्मा है। तो अब हमसे बोला कि यहाँ पे बताओ ई का मान कितना होगा। तो मान लेते हैं ये पहली प्लेट है और ये दूसरी। पहली वाली चादर के कारण ये प्लस है, तो प्लस से हमेशा बाहर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पे E1 किधर होगा, बाहर की तरफ। लेकिन अब देखो यहाँ पे माइनस है और माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से बाहर की ओर और माइनस की ओर। तो अगर इसके कारण निकालेंगे तो इसके कारण कैसे बनेगा, विपरीत दिशा में। इसके कारण जो वैल्यू होगी वो कितनी, इस वाले रिजल्ट से सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण जो वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आगे की तरफ और उतना ही पीछे की तरफ। इसका मतलब ई का मान कितना हो गया, 0। लेकिन अगर कोई बीच में पूछे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, तो माइनस की ओर। तो इधर E2 किधर हो गया, इस वाले डायरेक्शन। प्लस से बाहर की तरफ, तो प्लस वाले से भी इधर ही आ गया, E1 भी इधर आ गया। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो इसके कारण सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ बीच में कितना आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और बाहर कितना आएगा, 0। ठीक है, याद रखना है, जब प्लेट था तो यहाँ पे था 0 और यहाँ था कितना, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब दो अलग अलग हमने ये प्लेट लिया है, अचालक प्लेट, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, तब अब बाहर कितना हो गया, 0, और अंदर कितना हो गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों में अंतर है, ये अंतर दो याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, गोली कोश, स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ कि आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये कोई गोली कोश है, इस तरीके से आवेश फैला हुआ है। हमसे बोला कि यहाँ से R दूरी पे इसकी जो त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, और हमसे बोला R दूरी पे हमको बताना है E का मान। तो R दूरी पे E का मान बताना था, तो सबसे पहले तो हमने एक गॉसियस पृष्ठ बना लिया इस तरीके से, जिससे कि ये वाली दूरी हर जगह बराबर होगी, और हर जगह अगर बराबर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हर जगह क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। तो फिर अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ ले dA, तो देखिए क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की तरफ dA वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की तरफ। तो थीटा कितना हो गया, 0 अंश हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर या E dA कॉस थीटा लिख लेते हैं, E dA कॉस थीटा बराबर किसके, Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना है, बाकी स्टेप हर बार वही लगाना है। हर बार E dA cos थीटा किसके बराबर करना है, Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट के। तो अब देखिए ये थीटा तो 0 अंश है, तो ये किसके बराबर आएगा, E
डी ए बराबर क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे हम लोग पहले कर रहे थे कि हर जगह ई का मान बराबर है, तो ई कहाँ जाएगा, समाकलन के बाहर आ जाएगा। तब अगर हम डी ए का समाकलन करेंगे तो इस पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई ए बराबर क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ वाले वृत्त के लिए या यहाँ वाले गोले के लिए, सॉरी वृत्त नहीं, यहाँ वाले गोले के लिए त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 आर है, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर। कैपिटल आर जो है छोटे वाले वृत्त की है और स्मॉल आर किसकी है, बड़े वाले। तो यहाँ पे हम जो एरिया निकाल रहे हैं वो किसकी निकाल रहे हैं, बड़े वाले गोले की निकाल रहे हैं। तो बराबर टोटल चार्ज हमने माना कितना था, क्यू था जो एक समान रूप से फैला है, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो बिंदु आवेश के कारण जो हमने तीव्रता निकाली थी वो सेम फॉर्मूला है। इसका मतलब ये सारे आवेश एक तरीके से यहाँ पे स्थित बिंदु आवेश की तरह माने जा सकते हैं। आई बात समझ में, ये जो इसके पृष्ठ पे आवेश फैले हैं उसको हम एक जगह केंद्रित कहाँ मान सकते हैं, इसके केंद्र पे। कुछ इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। कभी कभी इस Q की जगह सिग्मा दे देता है, जैसे ये Q है तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटे A। तो ये जो Q है वो इस वाले एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो Q इस वाले एरिया के लिए हमको अब क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q देखिए यहाँ पे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q बटे 4 पाई है। हमको R कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पे नहीं, तो अगर हमको यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर लाना है तो हमको ऊपर नीचे दोनों जगह क्या करना होगा, कैपिटल आर स्क्वायर का गुणा करना होगा। तो वही चीज़ करेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर, यहाँ भी कैपिटल आर स्क्वायर का गुणा और यहाँ भी कैपिटल आर स्क्वायर का गुणा। तो अब देखिए Q बटे 4 पाई आर स्क्वायर, Q 4 पाई आर स्क्वायर, ये मिलके किसके बराबर बनेंगे, सिग्मा के बराबर बनेंगे। तो ये बचेगा क्या, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट Q आर स्क्वायर, Q बटे 4 पाई इसकी वैल्यू है तो Q नहीं बचेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट गुणे आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया ई का एक दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला ये। अब हमसे अगर कोई पूछे कि पृष्ठ पे, ये देखिए ये कहाँ पे है, बाहर। दूसरा, इसके कोई हमसे पूछे पृष्ठ पर बताइए, पृष्ठ पर का मतलब यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। मतलब इस स्मॉल आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो या तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर, या यहाँ पे जब दोनों को बराबर करेंगे ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में, एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। हम बोले कि कभी कभी हमको सवाल में Q का मान नहीं दिया रहेगा, हमको सिग्मा दिया रहेगा, तो इस Q को हटा के हमको क्या लाना है, सिग्मा लाना है। ठीक है, तो देखिए सिग्मा बराबर हम क्या बताए कितना होता है, Q बटे A। तो सिग्मा बराबर Q, A का मान 4 पाई आर स्क्वायर, तो Q बराबर हम कितना लिख सकते हैं, सिग्मा गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। अब उसी की Q की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे ये वाला स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया,
तो बचा क्या, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट गुणे आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। वही हम यहाँ पे लिखे थे, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर बटे स्मॉल आर का स्क्वायर। ये ठीक, ये कब था, जब जहाँ पे हम तीव्रता निकाल रहे थे वो गोली कोष के बाहर था। अब हम बोले कि अगर कोई हमसे पूछे कि गोली कोष पे यहाँ पे तीव्रता निकालो, तो हम बोल रहे हैं जब हम इस दूरी को यहाँ पे ला रहे हैं, इसका मतलब ये दूरी अब किसके बराबर हो जा रही है, कैपिटल आर के बराबर हो जा रही है। तो या तो हम इस वाले फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दें, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। या दूसरा जो ये फॉर्मूला आया था, हम बोले अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो गोली पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में, पृष्ठ पे कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। इस बार ये जो आर है वो क्या है, इसकी त्रिज्या है। ठीक है, फिर क्या बोल लेता है तीसरा केस कि गोली पृष्ठ गोली कोष के अंदर बताए। देखिए सबसे पहले हमने कहाँ निकाला, बाहर, फिर हमने कहाँ निकाला, पृष्ठ पे। अब हमसे बोला कि इसके अंदर कहीं यहाँ निकालिए। तो अगर हम यहाँ अंदर एक गॉसियस सरफेस बनाए तो इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, सारे चार्ज कहाँ है, इसके बाहर है। तो अगर चार्ज बाहर है तो इसका मतलब क्यू इन किसके बराबर हुआ, 0। और हमको पता है अगर क्यू इनसाइड 0 है तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। देखिए ये वाली वैल्यू रख देते हैं, ई ए बराबर क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम अंदर हैं तो सारे चार्ज तो बाहर फैले हुए हैं, अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो क्यू इन का मान कितना आया, 0। इसका मतलब ई किसके बराबर आ जाएगा, 0। ये देखिए याद रखना है, बहुत से बच्चे अंदर के लिए पूछा जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट दूरी लिख के आंसर निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर गोली कोष के अंदर पूछा जा रहा है तो गोली कोष के अंदर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। पृष्ठ पे पूछा जा रहा है तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर या सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा। और अगर बाहर पूछ रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर या सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर। दोनों में अंतर याद रखना है, ये आर क्या है, त्रिज्या, और ये क्या है, दूरी। ठीक है, कैपिटल आर क्या है, त्रिज्या, स्मॉल आर क्या थी, दूरी थी। कभी कभी इसके लिए ग्राफ पूछ लेता है, तो ग्राफ के लिए मान लीजिए कहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। ये रिजल्ट हमको पता है किसके लिए है, बाहर के लिए है। तो हमसे ग्राफ पूछ लेगा ई और आर में। ठीक है, जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के वैल्यू से कम है, ध्यान से सुनिएगा, जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के वैल्यू से कम है। कैपिटल आर के वैल्यू से मतलब हमसे क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पूछी जा रही है, अंदर। जैसे यहाँ पे था, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमसे कहीं भी पूछी जा रही है क्षेत्र की तीव्रता, तो हमको पता है यहाँ पे ई का मान कितना होगा, 0 होगा। मतलब यहाँ पे ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। तो अभी हमको वैद्युत क्षेत्र की कोई तीव्रता नहीं मिलेगी। जैसे ही पृष्ठ पे पहुंचेंगे, ठीक है, जैसे ही पृष्ठ पे पहुंचेंगे तब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, और वो किसके बराबर होगी, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। ठीक है, फिर उसके बाद सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखिए ये त्रिज्या तो ये फिक्स है, ई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल दूरी पे। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे दूरी का मान बढ़ेगा तो ई का मान क्या होगा, घटेगा। तो जो इसका वाला जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, अगर आपको पता हो, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ। ठीक है, तो जब तक गोलीय पृष्ठ के अंदर थे तब तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, 0 थी। जैसे ही पृष्ठ पे पहुंचे तीव्रता का मान अधिकतम हो गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। जैसे जैसे पृष्ठ से दूर जा रहे हैं
तीव्रता का मान घटता जा रहा है। तो ये होगा इसका E और R का ग्राफ। ठीक है, तो कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।